इसके अलावा आप बॉडी स्कैन भी कर सकते हैं। यह एक ध्यान से संबंधित गतिविधि है जिसमें आप गहरी सांस लेते हैं और अपना ध्यान अपने शरीर के नीचे से ऊपर तक हर हिस्से पर केंद्रित करते हैं। याद रखें, रचनात्मकता का मतलब कलात्मक होना नहीं है। इस ब्रह्मांड में हर किसी के सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। अभिव्यक्ति तब होती है जब आपकी इच्छा और आपके इरादे संरेखित होते हैं ताकि आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें आकर्षित कर सकें। अभिव्यक्ति 2 न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, चयनात्मक ध्यान और मूल्य टैगिंग। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड में इंद्रियों से लगभग 11 मिलियन बिट्स जानकारी एकत्र करता है, लेकिन सक्रिय रूप से केवल 50 बिट्स को संसाधित कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक टैगिंग अवचेतन रूप से होती है और हमारे अधिकांश निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है। सबसे पहले एक दैनिक डायरी में ये लिखना शुरू करें कि आपका बचपन आज भी आपको कैसे प्रभावित करता है। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सुझाव देते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ें और एक जीनोग्राम बनाएं। जेनोग्राम का अर्थ है परिवार के विभिन्न सदस्यों के कई पीढ़ियों के व्यवहार पैटर्न के इतिहास को देखना और उनके अतीत को पहचानना और समझना। इसमें उन 6 मान्यताओं की सूची बनाएं जो आपकी खुशियों को बढ़ाती या घटाती हैं। फिर प्रत्येक के लिए उस विश्वास का समर्थन करने के लिए आपके पास मौजूद सबूतों की व्याख्या करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं, या क्या आप इसकी अपार शक्ति का दोहन करने के लिए संघर्ष करते हैं? द सोर्स पुस्तक में न्यूरोलॉजिस्ट और पेशेवर सलाहकार तारा स्वॉट बताती है कि अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिमाग की पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये समझना है कि मस्तिष्क आपकी भावनाओं, सोचने के विभिन्न तरीकों और आकर्षण के नियम के जवाब में खुद को कैसे बदलता है। ये वीडियो इस बात पर चर्चा करेगा कि आप मनचाहा जीवन बनाने के लिए अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा और सोचने के उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग आप अपने मस्तिष्क की क्षमता को उसकी अधिकतम क्षमता तक विस्तारित करने के लिए कर सकते हैं। फिर हम आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीखेंगे। अंत में हम वास्तविक जीवन में इन विचारों को अपनाने और उनसे लाभ उठाने की 4 चरणीय प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम वीडियो और किताबों की सामग्री से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोचने के 5 तरीके। 1, पहला ये कि नकारात्मक बातों पर थोड़ा ही भरोसा करें। स्वॉट का कहना है कि नकारात्मक मान्यताओं या उन चीजों पर बहुत अधिक भरोसा न करें जो आपको नकारात्मक रूप से प्रेरित करती है, क्योंकि ऐसी चीजें आपकी सकारात्मक मानसिकता पर हावी हो सकती हैं और आपके आत्मविकास में बाधा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी नौकरी के बारे में बार बार सोचना शुरू करें कि आप इतने कम पैसों में अपने खर्च कैसे चलाएंगे और इसके अलावा तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपकी यह नकारात्मक प्रेरणा आपको इतना हानिकारक बनाने लगेगी कि यह सकारात्मक प्रेरणा पर हावी हो जाएगी। ऐसा कुछ समय बाद हो सकता है। नकारात्मक प्रभावों के कारण हमारी उत्पादकता खराब हो जाती है, इसलिए प्रदर्शन खराब होने लगता है और हमें पदोन्नति नहीं मिल पाती है और अंत में हमारी आय कम हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि जब नकारात्मक भावनाएं आपको प्रेरित करने के बजाय कमजोर कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे डरने की बजाय आपको उन्हें चुनौती देनी चाहिए। खोने का डर और दूसरों से अनुमोदन की आवश्यकता जैसी नकारात्मक भावनाएं अप्रभावी प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं और आपको ध्यान केंद्रित और सकारात्मक रहते हुए महत्वपूर्ण चीजों पर विश्वास करने से रोकती हैं। आप अपने नकारात्मक प्रेरकों को अलग ढंग से देखकर और उन्हें पुनः परिभाषित करके चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए आपको नकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करने वाली समस्याओं से एक कदम पीछे हटें और उनके बारे में व्यापक मानसिकता से सोचें। इस बारे में सोचें कि अब से 5 साल बाद आपकी समस्याएं कैसी होंगी। यदि आप उत्तर देते हैं कि वे बेहतर हो जाएंगी, तो इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और समय के साथ इसमें सुधार होगा। ऐसा होगा और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हर उस समस्या के साथ करें जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि यह विधि आपको अपनी प्रत्येक समस्या से व्यक्तिगत रूप से निपटने में मदद करती है ताकि उनका आप पर और आपकी सकारात्मक प्रेरणा पर कम प्रभाव पड़े। 2, सोचने का निम्नलिखित तरीका शारीरिक सामंजस्य है।
सोचने का दूसरा तरीका है अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों के साथ तालमेल बिठाना, जो आपके दिमाग और शरीर के बीच संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की भावना शामिल होती है जिसे इंटरोसेप्शन कहा जाता है, जो आपके शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली की भावना है। इंटरोसेप्शन आपको बताता है कि आप कब भूखे हैं, थके हुए हैं, बहुत गर्म हैं या ठंडे हैं, और इस तरह आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपको अन्य चीजों के अलावा कब बाथरूम जाने की जरूरत है। अपनी शारीरिक जागरूकता और आत्म विरोधाभास को बेहतर बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपका शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसा महसूस करता है। इसके लिए लेखक एक दैनिक ट्रैकर रखने की सलाह देते हैं जिसमें आप ये दर्ज करें कि 1. आप क्या खाते हैं, 2. आप कैसा महसूस करते हैं, और 3. आप कितनी बार शौचालय जाते हैं। यह आपके शरीर की कार्यप्रणाली और आपके मूड को समझने और उनके बीच संबंध बनाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप बॉडी स्कैन भी करा सकते हैं। यह एक ध्यान से संबंधित गतिविधि है जिसमें आप गहरी सांस लेते हैं और अपना ध्यान अपने शरीर के नीचे से ऊपर तक हर हिस्से पर केंद्रित करते हैं। 3. सोचने का तीसरा तरीका अंतर्ज्ञान या आंतरिक ज्ञान है। यहाँ आंतरिक ज्ञान का अर्थ है अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पाचन तंत्र सीधे हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि एक स्वस्थ माइक्रोबायोम मूड पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और नकारात्मक सोच को कम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में 90% सेरोटोनिन, एक हैप्पी हार्मोन, आंत में रिलीज होता है, जो आंत के स्वास्थ्य को मूड से जोड़ता है और हमारा मूड अच्छा रहता है। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि शरीर के 95% सेरोटोनिन रिलीज के लिए आंत जिम्मेदार है, जो स्वॉट के इस तर्क का समर्थन करता है कि मूड काफी हद तक आंत के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन को कम करने या बढ़ाने वाली दवाओं पर शोध से पता चलता है कि ये दवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंत को स्वस्थ रखने का भी काम करती हैं। स्वस्थ आंत बनाए रखने से हमारी आंतरिक बुद्धि में सुधार होता है, जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है। अपने पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक आहार लें। इसके अलावा स्वस्थ आंत के लिए तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करना आवश्यक है। लंबे समय तक तनाव पाचन पर खर्च होने वाली शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जो दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। चलिए डालते हैं। इन स्वस्थ दिनचर्या के अलावा अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए आपको जितना संभव हो सके शराब पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आंत के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है। बहुत अधिक शराब पीने से भी तनाव बढ़ सकता है और अवसाद हो सकता है, जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके आंतरिक ज्ञान को खराब कर सकता है। 4. सोचने का चौथा तरीका है तर्क। केवल तार्किक सोच ही हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम तार्किक रूप से सोचते हैं तो हम अपने व्यवहार और कार्यों में कारण और प्रभाव संबंधों को पहचानने का प्रयास करते हैं और फिर उनके आधार पर ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम दे सकें। इससे उन कार्यों के प्रति जवाबदेही की भावना पैदा होती है कि यदि मैं X प्रकार का कार्य करूंगा तो मुझे Y प्रकार के परिणाम मिलेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे में जवाबदेह जोखिम लेने से हमें कुछ नया करने और एक अच्छा विकल्प चुनने में मदद मिलती है। हम अक्सर तार्किक सोच को सोचने के अन्य तरीकों, विशेषकर भावनाओं से अलग भी देखते हैं, लेकिन इसका विपरीत सच है। भावनाएं हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक तार्किक निर्णय पर पूर्वाग्रह डालती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शुरू में हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि बात तार्किक रूप से सही है, लेकिन सही नहीं है। अन्य तरीके भी हमारी तार्किक सोच को प्रभावित करते हैं। हमारी तर्कसंगत सोच को अपनाने की कुंजी इसे सोचने के विभिन्न तरीकों के साथ संतुलित करना है, जो जटिल समस्याओं या निर्णयों से निपटने के दौरान हमारी सभी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है और उनका उपयोग करती है। तार्किक निर्णयों पर भावनाओं का प्रभाव हमारे तर्क को खराब नहीं करता है। हालांकि तर्कसंगत सोच खराब हो सकती है जब हम अपने तर्क को गलत धारणाओं या गलत तथ्यों पर आधारित करते हैं और निर्णय लेना शुरू करते हैं। कारण और प्रभाव की सोच, विशेष रूप से कारण संबंधी गलतफहमियों से खराब हो सकती है, जो इस गलतफहमी को दर्शाती है कि कोई कारण किसी प्रभाव को कैसे जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करने की योजना बना रहे थे और यह निर्णय लेने का प्रयास कर रहे थे कि आपको व्यायाम के दौरान तैराकी करनी चाहिए या नहीं, तो आप सोच सकते हैं, पिछली बार जब मैं तैराकी करने गया था उसके बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं तैरना नहीं चाहूंगा फिर से।
हालांकि ऐसा कई अन्य कारणों से भी हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि पिछली बार आपको बुरा महसूस होने का कारण तैराकी ही थी। अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि आपने क्या खाया, आप कैसे सोए, या क्या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए इन गलत धारणाओं या गलत तथ्यों से प्रभावित होकर निर्णय लेने से आप कुछ महत्वपूर्ण चूक सकते हैं। यह एक मजेदार और फायदेमंद शारीरिक गतिविधि हो सकती है, जिससे कभी कभी निर्णय लेने की क्षमता भी खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां आपको जितने अधिक निर्णय लेने होंगे, अच्छे निर्णय लेना उतना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर निर्णय में सोचने के सभी अलग अलग तरीकों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने से आपके दिमाग की ऊर्जा जल्दी समाप्त हो सकती है। बहुत सारे विकल्प चुनने से होने वाली थकान से बचने के लिए एक ऐसी दिनचर्या बनाने का प्रयास करें जिससे आपको हर दिन लेने वाले निर्णयों की संख्या कम हो जाए। उदाहरण के लिए, सप्ताह की शुरुआत में अपने सभी भोजन की योजना बनाना और पूरे सप्ताह उनका पालन करना। ऐसा करें और इसी तरह अपने अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग करें। 5. सोचने का निम्नलिखित तरीका रचनात्मकता है। अंत में स्वॉट डरपोक सोच की बात करती है। आमतौर पर हम रचनात्मक सोच को कलात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, जैसे गिटार या पेंटिंग, लेकिन यह इसका केवल एक हिस्सा है। रचनात्मक सोच में आपके भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाना और उसे पूरा करने के लिए विकल्प चुनना भी शामिल है, जो आपको उस भविष्य को वास्तविक बनाने में मदद करता है। इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। हम सभी रचनात्मक हो सकते हैं। यदि आपके पास कोई कला नहीं है तो भी आप रचनात्मक हैं। याद रखें, रचनात्मकता का मतलब कलात्मक होना नहीं है। कुछ लोग जन्म से दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक होते हैं लेकिन रचनात्मक नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य रचनात्मक हो सकते हैं। अध्याय 2, आकर्षण का नियम। एक बार जब आप जान जाते हैं कि अपने दिमाग को कैसे ऊर्जावान बनाना है और अपने दिमाग की उत्पादकता को सही तरीके से अधिकतम कैसे करना है, तो आप अपना मनचाहा भविष्य बनाने के लिए आसानी से आकर्षण के कानून का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग आकर्षण के नियम को एक आध्यात्मिक या विश्वास आधारित अवधारणा के रूप में सोचते हैं, जैसा कि कई स्व सहायता पुस्तकों और कार्यक्रमों में वर्णित है, लेकिन इस कानून के लिए न्यूरोलॉजिकल कारण मौजूद हैं। इसके लिए वह आकर्षण के नियम के सिद्धांत बताती हैं। सिद्धांत 1, प्रचुरता। आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए पहला कदम प्रचुरता मानसिकता को अपनाना है। प्रचुरता मानसिकता वह मानसिकता है जिसमें आप मानते हैं कि दुनिया और ब्रह्मांड इसमें रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में पूरी तरह से समर्थन करते हैं और इस ब्रह्मांड में सभी के सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। ब्रह्मांड में इतने सारे संसाधन हैं कि अगर सभी लोगों के सपने पूरे भी हो जाएं तो भी ऐसे संसाधन बचे रहेंगे जो खत्म नहीं होंगे। इस तरह सोचने से आपको सकारात्मक सोचने और विनम्रता से व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह सोचने से आप कमी मानसिकता से दूर जाना शुरू कर देते हैं, जो इस डर पर आधारित है कि हर किसी के सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो आपके पास है उसे खोने से बचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। रोंडा बर्न द सीक्रेट में कहती है कि एक मानसिकता आपके आसपास की दुनिया को बदल देती है ताकि ब्रह्मांड आपको वह दे सके जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है। ये दृष्टिकोण आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भीतर से बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर भी रोंडा बर्न इस विचार की ओर अधिक झुकती है कि ये परिवर्तन ब्रह्मांड के साथ संचार का एक स्रोत है और ब्रह्मांड आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे प्रभावित कर रहा है और परिवर्तनों के साथ उस बातचीत का जवाब देगा। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में स्वॉट का कहना है कि हमारा मस्तिष्क लाभ की तुलना में नुकसान पर 2 गुना ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने की तुलना में नुकसान से बचने के लिए अधिक प्रयास करने की है। जोखिम के प्रति यह रवैया सकारात्मक बदलाव करने की हमारी क्षमता को बिगाड़ देता है। इसलिए बहुतायत मानसिकता अपनाने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप विफलता को कैसे देखते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें ताकि आप कुछ भी न खोएं। सफलता के लिए असफलता महत्वपूर्ण है। ये हमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है और प्रचुरता मानसिकता आपको सुधार के लिए आंतरिक रूप से तैयार रहकर लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिद्धांत 2, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तब होती है जब आपकी इच्छा और आपके इरादे एक समान हो जाते हैं ताकि आप जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सके जो आप चाहते हैं। यह एक क्रिया आधारित अवधारणा है। ये केवल अच्छी बातें सोचने और आप जो जादुई रूप से घटित होना चाहते हैं उसका इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान देने के बारे में है ताकि आप इसे वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई अधिक आसानी से कर सकें। अभिव्यक्ति 2 न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।
चयनात्मक ध्यान और मूल्य टैगिंग। चयनात्मक ध्यान तब होता है जब आप अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करते समय केवल महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस स्थिति में मस्तिष्क लगातार बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करता है और यह किसी भी समय केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो आप जीवन में चाहते हैं, तो आप जल्द ही खुद को उन चीजों पर अधिक ध्यान देते हुए पाएंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को उन पर नजर रखने और उनके बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। शोध से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क चीजों को इकट्ठा करता है। प्रत्येक सेकंड में इंद्रियों से 11 मिलियन बिट्स जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन सक्रिय रूप से केवल 50 बिट्स को ही प्रोसेस किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका अचेतन मन आपके चेतन मन को आवश्यक जानकारी देने के लिए हर सेकंड लाखों जानकारी को फिल्टर करता है। जब आप अपने दिमाग को कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं, उदाहरण के लिए जो चीजें आप जीवन में चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को उन पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे चयनात्मक ध्यान पूर्वाग्रह हो सकता है। आप जो प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से यह पूर्वाग्रह आपको लाभ पहुंचा सकता है। अभिव्यक्ति की दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया वैल्यू टैगिंग है। इसका अर्थ है आपके द्वारा ली गई जानकारी को भावनात्मक महत्व देना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भावनाएं हमारी सोच को बहुत प्रभावित करती हैं और हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए उन चीजों के लिए पर्याप्त सकारात्मक भावनात्मक मूल्य जोड़ना जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, आपको उन्हें हासिल करने में मदद कर सकती हैं। यह आपके व्यवहार में सुधार लाएगा और आपको अधिक चीजें तेजी से हासिल करने की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बच्चे के रूप में अपने परिवार के साथ घूमना पसंद करते हैं, तो संभवतः आपके मन में चलने या बाहर रहने के बारे में सकारात्मक भावना होगी, जैसा कि आप जहां चलते थे। यदि आपका लक्ष्य बाहर अधिक समय बिताना या अधिक व्यायाम करना है, तो यह सकारात्मक भावना आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। इसके विपरीत, यदि सैर आपके लिए तनावपूर्ण थी, तो आप इसके बारे में बुरा महसूस कर सकते हैं। इसलिए अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है जिनके बारे में आप अभी आशावादी महसूस करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक टैगिंग अवचेतन रूप से होती है और हमारे अधिकांश निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है। यद्यपि आप हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका दिमाग महत्वपूर्ण जानकारी को किस प्रकार का भावनात्मक मूल्य देता है, बस इसके बारे में जागरूक होने से आपको अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक जानकारी पर बेहतर ध्यान देने में मदद मिल सकती है। अध्याय 3, अपना जीवन बदलने के लिए 4 चरणीय प्रक्रिया। ये वह जगह है जहां आप अब तक सीखी गई सभी चीजों को लागू करेंगे। चरण 1, अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाएं। आत्म जागरूकता आपको बदलाव के अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। लेखक आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जर्नलिंग तरीके सुझाता है। सबसे पहले, एक दैनिक डायरी में ये लिखना शुरू करें कि आपका बचपन आज भी आपको कैसे प्रभावित करता है। आपकी परवरिश नाटकीय रूप से प्रभावित करती है कि आप आज कौन हैं, खासकर आपने उन लोगों से क्या सीखा जिनके साथ आप जुड़े थे। बचपन में ये रिश्ते आपके लिए आदर्श बने। वह आपको तनाव, गरीबी, समस्याओं और अवसरों जैसे ट्रिगर्स का सामना करने पर सोचने और व्यवहार करने के तरीकों के माध्यम से अपने जीवन में स्थितियों से निपटने के लिए एक आदर्श रोडमैप देती है। इन सीखे गए पैटर्न को अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोकने के लिए आपको उनके बारे में जागरूक होना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे, आपने और परिवार के अन्य सदस्यों ने क्या भूमिकाएं निभाई, आपके परिवार ने क्या रहस्य छुपाए और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके परिवार की मान्यताएं और मूल्य क्या हैं। एक डायरी में लिखें कि आपका परिवार आपकी कमियों और अच्छाइयों को कैसे देखता है। अब इस बारे में सोचें कि ये चीजें आप पर किस प्रकार प्रभाव डालती रहती हैं। अन्य न्यूरोलॉजिस्ट भी वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने के लिए बचपन के अनुभवों और भूमिकाओं के बारे में सोचने के लाभों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग स्वॉट द्वारा वर्णित गतिविधियों और वयस्क अनुलग्नक साक्षात्कार जैसे संसाधनों का उपयोग करके आपके बचपन का एक कथात्मक खाता बनाने की सलाह देते हैं। ये लिखना याद रखें कि बचपन से लेकर अब तक किन चीजों ने आपको प्रभावित किया है। इस तरह एक खाता बनाने से आपको जो आत्म जागरूकता मिलती है, वह आपके मस्तिष्क को विभिन्न क्षेत्रों और कनेक्शनों से जुड़ने में मदद करती है ताकि उसके काम करने के तरीके में सुधार हो सके। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सुझाव देते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ें और एक जीनोग्राम बनाएं। जेनोग्राम का अर्थ है परिवार के विभिन्न सदस्यों के कई पीढ़ियों के व्यवहार पैटर्न के इतिहास को देखना और उनके अतीत को पहचानना और समझना। व्यवहार आज आपके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।
यह आपके परिवार और उनके विभिन्न व्यवहार का विवरण देता है। यह आपकी आत्म जागरूकता को और बढ़ा सकता है और आपको पीढ़ीगत मुद्दों और अन्य पारिवारिक पैटर्न को समझने और उनसे निपटने में मदद कर सकता है। इसके बाद स्वॉट आपसे बचपन से सीखे गए पैटर्न और विश्वासों को अधिक गहराई से समझने में मदद करने के लिए एक अभ्यास करने के लिए कहता है। इसमें उन 6 मान्यताओं की सूची बनाएं जो आपकी खुशियों को बढ़ाती या घटाती हैं। फिर प्रत्येक के लिए उस विश्वास का समर्थन करने के लिए आपके पास मौजूद सबूतों की व्याख्या करें। इसके बाद आपके पास मौजूद उन सबूतों को लिखें जो उस विश्वास का खंडन करते हैं। अंत में विचार करें कि क्या ये विश्वास आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं और आप उन लोगों और चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं जो अब उपयोगी नहीं है। टाइम टू थिंक में नैन्सी क्लाइन ने 3 प्रकार की सीमित मान्यताओं का वर्णन किया है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ सीमित मान्यताएं वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं, उदाहरण के लिए अभी मेरे पास यह नहीं है। ये के बजाय आप इसे अपनी इच्छित चीज से बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये के बजाय ऐसा कुछ न सोचें, तो ये तथ्य आपको बिल्कुल ठीक लग सकते हैं, लेकिन इनके बारे में बार बार सोचने से ये विश्वास में बदल जाएंगे और इन नकारात्मक विश्वासों को पकड़कर रखने से ये तथ्य आपको पूरी तरह से ठीक लग सकते हैं। आपको सीमित करते हैं और आपको यह विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके विपरीत परिवर्तन का अवसर हमेशा रहता है और आप उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं। लेखक जिस दूसरे प्रकार के विश्वास का वर्णन करता है वह प्रत्याशा है, या उन चीजों के बारे में विश्वास करना जो घटित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं जो चाहता हूँ उसे पाने की कोशिश में जोखिम लेता हूँ तो मैं असफल हो सकता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। विफलता को एक बुरी चीज के रूप में गलत व्याख्या करने के अलावा यह विश्वास मानता है कि कुछ गलत हो जाएगा, जबकि वास्तव में ये हमेशा घटित नहीं हो सकता है। इस सीमित विश्वास को नष्ट करने के लिए इस प्रकार सोचें, यदि मैं प्रयास करता रहूंगा तो एक दिन सफल हो जाऊंगा। तीसरा सीमित विश्वास बुनियादी अवधारणाएं हैं। ये हमारे और दुनिया के बारे में बुनियादी धारणाएं हैं जिनका हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब भी आप स्वयं को ये कहते हुए पाए, तो इसके बजाय ये कहने का प्रयास करें कि आप क्या योग्य बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आपकी सीमित मान्यताएं दूर हो जाएंगी और विकास होने लगेगा। चरण 2, एक्शन बोर्ड बनाएं। यह आपके दिमाग को आपके दैनिक लक्ष्यों की याद दिलाकर आपके इच्छित बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। इस पर अपने लक्ष्य से जुड़ी चीजें, तस्वीरें और चित्र लगाएं और ऐसी जगह लगाएं जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। चरण 3, अधिक जागरूक बने। आप जानबूझकर अपने अनुभवों पर ध्यान देते हैं जैसे कि वे घटित हो रहे हों, जिसका अर्थ है कि आपको उस चीज का अभ्यास करना चाहिए जिसे हम आमतौर पर माइंडफुलनेस के रूप में जानते हैं। वर्तमान क्षण में जीना आपको अपने पुराने ढर्रे से दूर करता है, आपको उन पुरानी मान्यताओं को हटाने में मदद करता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और नई मान्यताओं को बनाने में आपका समर्थन करती हैं जो आपकी मदद करती हैं। स्वॉट अधिक जागरूक बनने और आपके दिमाग द्वारा लगातार ग्रहण की जाने वाली जानकारी को संसाधित करने की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रतिदिन कुछ बार माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने की सलाह देता है। इसके लिए आप एक बॉडी स्कैन कर सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए ध्यान करना होगा और अपने हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शरीर या किसी क्षण या अनुभव के दौरान, जैसे खाना खाना, टहलना या संगीत सुनना। अपने भीतर उठने वाली भावनाओं पर गहराई से ध्यान देने के लिए दिन में कुछ बार समय निकालें। शोध से पता चलता है कि सभी माइंडफुलनेस अभ्यास ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों को रोकने की हमारी क्षमता में सुधार करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है और दूसरों से जुड़ने के आपके कौशल को भी बढ़ाती है। माइंडफुलनेस तकनीकों को तुरंत एक अच्छी आदत बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आप ऐसे लोगों के समूह में शामिल होकर इसे आसान बना सकते हैं जहां अन्य लोग भी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। चरण 4, अभ्यास करें। इन परिवर्तनों में समय और प्रयास लगता है। इन परिवर्तनों को करने और हमेशा के लिए मजबूत आदतें बनाने के लिए आपको सक्रिय रूप से और नियमित रूप से उन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले बताए गए तरीकों का पालन करके आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके और आपके इच्छित जीवन के बीच बाधाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए एक कागज पर 3 कॉलम बनाएं और पहले कॉलम में अपने लक्ष्य लिखें। 2, दूसरे में उन व्यवहारों को लिखें जो आपको इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। 3, तीसरे कॉलम में उन मान्यताओं को लिखें जो आपको ये व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं।
ये चीजें आपके प्रचुर मानसिकता विकसित करने और आपके लक्ष्यों की ओर आपके विकास को अवरुद्ध करने में बाधक हैं। इसके साथ ही पुष्टिकरणों की एक सूची भी बना लें। किताबों, स्व सहायता फिल्मों के उद्धरण और उन लोगों के विचारों को एक पृष्ठ पर लिखें जिनका आप सम्मान करते हैं, और उन्हें दिन में कई बार अपने आप से दोहराएं। यह आपके मन में उन सफल लोगों के बारे में सोचने का तरीका सिखाएगा और आपके लक्ष्यों को आपके अवचेतन से चेतन मन तक ले जाने में मदद करेगा, ताकि आपके लिए सही कार्रवाई करना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आसान हो जाए। वर्तमान काल में प्रतिज्ञान लिखें, जिससे हमारे अवचेतन मन के लिए उन्हें समझना आसान हो जाएगा। अपनी पुष्टि में नहीं जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से बचें और उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलने का प्रयास करें। उन्हें समस्या केंद्रित लिखने के बजाय उन्हें समाधान उन्मुख रखें, ये दिखाते हुए कि आपको समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पुष्टिकरण सूची को कहीं चिपका दें ताकि आप इसे बार बार देख सकें। इसके अतिरिक्त अपने आप को नए अनुभवों में धकेलें। इससे आपको असफलता के डर पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नए अनुभव आपके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तनों को ट्रिगर करते हैं और आपके आसपास की दुनिया की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। ये नए अनुभव छोटे या बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसे ट्रैक पर लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं जिस पर आप कभी नहीं गए हो, या नया संगीत सुन सकते हैं। नए अनुभव न केवल आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में सुधार करते हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि वे हमारे मस्तिष्क के इनाम केंद्र को भी सक्रिय करते हैं और डोपामाइन जारी करते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। इसके साथ ही नए अनुभव हमें वर्तमान क्षण पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि नए अनुभवों से उत्पन्न होने वाले न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन अस्थायी हो सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने दिमाग में स्थायी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नए अनुभवों को बनाने और मजबूत करने के लिए इसे बार बार दोहराना होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको अपने माइंड के, अपनी ब्रेन के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइड को साइंटिफिकली समझने में हेल्प मिली होगी और बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होंगी जो लॉजिकली बिल्कुल सही है, जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। बस इस पैटर्न को अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें और लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करें। और अगर आप बुक समरी के इस हिस्से तक बने हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर जरूरत लगे तो कमेंट करके हमें ये भी बताना कि आप अगली बुक समरी हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।